दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये एक रिडंडेंट बंकर है जो कि गोलान हाइट्स पे वाक़या है। इसराइल और शाम की सरहद पे ये तकरीबन आखिरी पॉइंट पे वाक़या बंकर है। ये पहले इस्तेमाल में हुआ करता था, अब नहीं है, तो अब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके एक साइड पे इसराइल है और सामने शाम बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। ये एक पुराना सीरियन टैंक है। 1967 की जंग के दौरान इसको कब्जे में लिया गया था। हेलो दोस्तों, आज मेरा तल अवीव में आखिरी दिन है। मेरे ख्याल से मैंने सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर लिया है। इस शहर की मेन अट्रैक्शन इसके बीचेस थे, तो कल मैंने बीच पे भी जाके खूब इंजॉय कर लिया और आपको कुछ ना कुछ वो दिखा भी दिया। कल मैं गोलान हाइट्स जा रहा हूँ। अब तक के टूर को अगर मैं समराइज़ करूं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। 2 दिन मैंने तल अवीव शहर को एक्सप्लोर किया, एक दिन मैंने बीच पे गुजारा और बीच एक्टिविटीज़ सबसे मज़े की हैं यहाँ पे। बहुत ही इंजॉयबल, बहुत ही इंजॉयबल। बाकी मैंने शहर को भी एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब तक मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। और नेक्स्ट व्लॉग गोलान हाइट्स पे होगा। तो दोस्तों ये जो गोलान हाइट्स हैं ये ऊपर हैं, इनके एक साइड पे इसराइल है और एक साइड पे शाम है, सीरिया। तो नेटफ्लिक्स सीरीज़ में भी हमने देखा 1967 से पहले गोलान हाइट्स शाम के पास थी। अब ये ऊंचाई है, नीचे इसराइल है और वो बिल्कुल प्लेन्स थे, वहाँ पे खेत वगैरह थे और लेक टिबेरियस का इलाका था। इसराइल ये कंप्लेन करता था कि शाम की फ़ौज ऊपर बैठी हुई है, इसराइली शहरी आबादी नीचे है, वो ऊपर से फायरिंग करते हैं, वो ऊपर से शेलिंग करते हैं। और उनका ये कहना था कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि जब फायरिंग ना हो या शेलिंग ना हो। तो आपको शायद मालूम हो कि 1948 में इसराइल बना था। इसराइल के बनते ही इसके अरब हमसाया ममालिक ने, जिनमें शाम, उर्दन, लिबनान, मिस्र, इन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी थी। तो जी वो जंग हुई, उसके नतीजे में इसराइल ने मज़ीद फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद बीच में भी इनके जो ताल्लुकात थे वो कोई इतने खुशगवार नहीं थे, इनकी आपस में मुखालफतबाजी चलती रहती थी। 1967 में एक बार फिर जंग का माहौल था और इस दफ़ा इसराइल ने पहल की, वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक उन्होंने की। जनूब की तरफ इसराइली एयरफोर्स ने सरप्राइज़ अटैक करते हुए मिस्र की तकरीबन पूरी एयरफोर्स ग्राउंड पे ही तबाह कर दी। शुमाल की तरफ शाम की सरहद के साथ गोलान हाइट्स का इलाका था। गोलान हाइट्स जोग्राफियाई तौर पे बहुत ही अहम एरिया है। एक तो बात यह है कि ये ऊपर है और दूसरी बात यह है कि उनमें वो पहाड़ भी शामिल हैं जिन पे कोई थोड़ी बहुत वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। वहाँ से जब बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में तो पानी नीचे आता है और वहाँ पे जो लेक टिबेरियस है वो वाहिद मीठे पानी का सोर्स है। इसराइल के पास मीठे पानी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो लेक टिबेरियस है। अच्छा जी, मैंने वो लेक टिबेरियस देखी, वो कोई इतनी बड़ी लेक भी नहीं है। तो बहरहाल जी वो जो लेक है, वो जो झील है, उसके एक साइड पे इसराइली थे और दूसरी साइड पे पहाड़ों के ऊपर शाम की फ़ौज थी। 1967 में इसराइल ने भरपूर हमला किया और गोलान हाइट्स पे तकरीबन 1.5 से 2 दिन में कब्ज़ा कर लिया। 1967 के बाद शाम ये इलाका अपना वापस नहीं ले सका। 1973 में शाम की फ़ौज ने भरपूर हमला किया था और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो गोलान हाइट्स को वापस ले लें, लेकिन वो नहीं ले सके थे। गोलान हाइट्स के बारे में कहते हैं कि इसकी जो ज़्यादा ऊपर वाली पहाड़ियाँ हैं वहाँ से दमिश्क नज़र आता है। वो सारी बात है, इंसानी आंख से तो नहीं नज़र आता, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट या बायनोकुलर्स वगैरह से वो दमिश्क पे नज़र रख सकते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तल अवीव। इस वक्त सुबह के 6:20 हुए हैं और आज हम जा रहे हैं गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स आपने दी स्पाई सीरीज़ में उसका एक सीक्वेंस देखा होगा। अभी हम वेट कर रहे हैं टूर कंपनी का
कि वो यहाँ पे आए और हमें पिक करे। मैं हूँ और मेरे अलावा 2 और टूरिस्ट हैं। तो जी आपने देखा कि शुरू में मैं वहाँ पे खड़ा था, मेरे साथ 2 और टूरिस्ट थे। मेरा ख्याल था कि बस हम 3 बंदे होंगे और हम लोग टूर पे जा रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे तकरीबन मुझ समेत 10 टूरिस्ट खड़े थे। तो देखें जी, यहाँ पे मैं सुबह 6:15 बजे खड़ा हुआ था। 5:30 बजे सुबह मुझे उठना था ताकि मैं इस जगह पे आ सकूँ। ये पिकअप पॉइंट था। सारी रात टेंशन के मारे मुझे नींद नहीं आई। सुबह 5:30 बजे मैं उठा, तैयार होके बगैर नाश्ता किए मैं इस पिकअप पॉइंट पे पहुँच गया। नाश्ता बनाने का टाइम ही नहीं था, इसलिए फिर भूखे पेट आना पड़ा। तो जी हम वहाँ पे खड़े हुए थे 10 टूरिस्ट। थोड़ी देर में वैन आई है, उसमें से एक इस्राएली हसीना टूर गाइड आई है। उसने हम सबको बिठाया है और उसने कहा है कि जी आपकी ये गाड़ी नहीं जाएगी और ना मैं आपकी टूर गाइड हूँ। हम एक और पॉइंट पे जा रहे हैं, वहाँ पे सारे टूरिस्ट इकट्ठे हैं और वहाँ से आपको आपकी गाड़ियों में बिठाया जाएगा। You're going to be at that location. It's okay, I'll tell you which one if you don't know. I have it with me. And from that point, in the front of the bus, and you'll get on that bus, you'll say hi to your guide for the day and continue on. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ 72 साल ਦਾ बुढ़ा यहूदी बाबा गाइड आया। तो वो बाबा जी थे और इंतहाई एक्टिव वो बुढ़ा था भाई। 72 साल उसकी उम्र थी। सारा दिन उसने गाड़ी चलाई है और तकरीबन कई सौ किलोमीटर का उसने सफ़र किया है हमारे साथ, और नॉन स्टॉप वो पूरा रास्ता बिला थकान वो बोलता रहा है और हमें गाइड करता रहा है। तो बड़ी बात है जी, 72 साल की उम्र में इतना एक्टिव, इतना फुल ऑफ एनर्जी वो बाबा था। तो दोस्तों हम जब अगले पॉइंट पे पहुंचे तो वहाँ पे जाके मैंने देखा तकरीबन कोई 10-15 वैन्स वहाँ पे मौजूद थी और कोई 50-60 या शायद 70 टूरिस्ट वहाँ पे थे। तो तमाम टूरिस्ट को उन्होंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारी बस जो थी वो गोलान हाइट्स जा रही थी। बस तो नहीं थी, वैन थी। हमारी वैन गोलान हाइट्स जा रही थी। इसी तरह मुख्तलिफ टूरिस्ट ग्रुप मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे थे। और मैं ओवरऑल इनकी टूरिज़म की मार्केटिंग देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ कि देखो जी कितने टूरिस्ट भर भर के इस कंट्री में आ रहे हैं, और ये सिर्फ एक टूरिज़म की कंपनी है जिसके थ्रू हम टूर ले रहे हैं। अकेली उस कंपनी के पास कितना काम है, उसके पास कितने टूरिस्ट, कितने कस्टमर उसके पास आ रहे हैं। दोस्तों अभी आपको दाईं तरफ फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ये दीवार नज़र आएगी। इस दीवार बनाने का मकसद ये है कि वहाँ से फ़लस्तीनी मिलिटेंट्स इस साइड पे अटैक ना कर सकें। दोस्तों ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये अरब मुसलमान फ़लस्तीनी जिन्होंने इसराइली नेशनलिटी ले ली थी उनका इलाका है। तो जब हम जा रहे थे तो सड़क के दोनों तरफ सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे बहुत सारी ऐसी बस्तियां थीं जहां पे फ़लस्तीनी मुसलमान रहते हैं, और ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इसराइल की नेशनलिटी ले ली थी। अब इनको अरब इसराइली सिटीजन्स कहा जाता है। तो जी भूख से जान निकल रही थी। अभी इन्होंने यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन पे रोका है, तो मैंने मजबूरन ये कैपेचिनो और ये कुछ डोनट्स वगैरह लिए हैं। बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, ऐसे में कैपेचिनो और डोनट्स खाने का मज़ा आ गया, और साथ ही जिस्म में कुछ एनर्जी भी आ गई। तो दोस्तों ये आप इसराइल का लैंडस्केप देख सकते हैं। ये सेंट्रल इसराइल से हम नॉर्दर्न इसराइल की तरफ जा रहे हैं। इसराइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यूरोप जैसा है। इन्होंने पूरे मुल्क में मोटरवेज़ का जाल बिछाया हुआ है। सफ़र बहुत ही आरामदेह होता है और तेज़ होता है। दोस्तों ये लेक टिबेरियस का सदर्न पार्ट है, और
1967 से पहले शाम और इसराइल की सरहद इन इलाकों में हुआ करती थी। तो जी ये जो नीली शर्ट वाला बाबा है ये हमारा गाइड है और ये हमें बता रहा था कि अब यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होगी और बिल्कुल स्टीप ऊपर की तरफ हम जाएंगे। About 10 kilometers on the border with Jordan, looking at Syria and looking at the Golan Heights. That's the triangle border between Jordan, Syria, and Israel. This is the valley of the Jordan Valley. Jordan River is over there. That's the edge of the Sea of Galilee. And down below is everything is basil stones. And this is the valley that the beginning, the cradle of Kibbutzim started over here. Sea of Galilee is over there. Unfortunately, we'll see Mount Hermon tomorrow. This is where the snow fit the top, melted and going all the way down to the Jordan. This one is going to give back to Syria the 0.6%. This is going to bring peace. Hair is going to grow on my head. Got it? Forget about it. Welcome to the Middle East. We are not in the Middle West. Forget about it. It's a totally different politics. When a group of Jewish people from Iraq smuggled and took bits in their pockets, and that's where they grow it. So Israel today grows the best dates in the world. It's called Bajhul. It's long. अब हम जिस इलाके में जा रहे हैं ये सारा इलाका 1967 की जंग में इसराइल ने शाम से छीन लिया था और ये इलाका अब देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और यहाँ पे जो यहूदियों की सेटलमेंट्स हैं, जो बस्तियाँ हैं और जितने उन्होंने घर बनाए हुए थे वो बहुत प्यारे घर थे। And now you're going to see the fence. That's the fence with Jordan. Nevertheless, ये बिल्कुल सामने उर्दन है, दरमियान में फेंस है और इसके आगे कुछ इलाका है जिसमें बारूदी सुरंगें वगैरह बिछी हुई हैं। इसराइल और उर्दन के दरमियान में अमन है, लेकिन हमारा गाइड कहता कि भाई कोई पता नहीं होता कब हालात ख़राब हो जाएं। bunkers of the Syrians and ammunition stored. The oil, we are ready that Israel is going to invade the Golan Heights from here, which we did. Here, one of them is here, right? From America, long-term cannons, I don't know if you remember that. They had a huge range. They lost it. Who put the mines in? Russians. Oh, okay. Unknown. Devices that will counter the missiles from the Iran to the Hezbollah. If this is going to be it, this is going to be a war which will break, destabilize. अब हम लेक टिबेरियस के दूसरी साइड पे आ गए थे और ये वो पोजीशंस थी जो कि 1967 से पहले शाम की फ़ौज के पास हुआ करती थी। वो आप ये पोजीशंस देखें, ऊपर यहाँ पे दुश्मन की फ़ौज बैठी हो, नीचे आपकी शहरी आबादी हो, तो शहरी आबादी दुश्मन की फ़ौज की फायरिंग रेंज में भी है और शेलिंग रेंज में भी है। वो उनका बिल्कुल आसान हदफ बन सकते हैं हम। It's also buried over there. Tiberias has minus 200 meters or plus 200 meters because Tiberias is below sea level like the older the Sea of Galilee. Somebody asked me, what is the story of the Sea of Galilee? Sea of Galilee is the However, the Syrians didn't like it and they start shooting us from the Jordan River. So we decided to pump him from the Sea of Galilee. We pump from the Sea of Galilee, we send it all the way down to the Negev. But the point was pumping that if you pump from 600 feet, you're wasting electricity instead of taking it straight from the Jordan River. But this was the situation. Bomb shelters for 19 years. Can you imagine what kinds of drum they have? Kibbutz Aon, Tel Katsir, Magan, ta. And over here was the border, right over here. From here on, we couldn't drive all the way around. Nevertheless, according to the agreement, it was ours, but we couldn't do it. So this border decided that the Syrians, when they start to attack us, when we were attacking Egypt and Jordan and Iraq, they start to take advantage of the kibbutzim and break into the kibbutzim. So we decided this is what we're going to show them. 1973 and bases its living on tourism, agriculture, and industry. The kibbutz is one of 33 successful Jewish communities established on the Golan since 1967. Today, over 18,000 Jewish residents and 17,000 Druze live on the Golan Heights. Don't miss the lovely and easy hike to the
nearby nature reserve just below this lookout. The residents of the Golan thank you for your attention and wish you a pleasant visit to the इसराइल और फ़लस्तीन के इलाके में पानी की बहुत कमी है और इसराइल के पास मीठे पानी का जो वाहिद और बड़ा ज़रिया है वो सी ऑफ गैलिली, बहीरा गैलिली है। अब इस सी ऑफ गैलिली या लेक टिबेरियस, सी ऑफ गैलिली एक झील की तरह है और इस झील में पानी गोलान हाइट्स से आता है। वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाले पहाड़ नहीं है, बस थोड़े बहुत हैं और वहाँ से जो पानी पिघलता है वो नीचे आता है और वो इस झील में इकट्ठा होता है। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये पोजीशन से ऊपर सीरियन आर्मी बैठी होती थी, नीचे काफ़ी नीचे इसराइली शहरी आबादी होती थी। तो इसराइल ये कंप्लेन करता है कि ऊपर से फायरिंग की जाती थी, ऊपर से शेलिंग की जाती थी और नीचे उनका सिविलियन आबादी का नुकसान होता था। First of all, you can see the reservoir water that belongs to Israel. Secondly, the town that you see over there destroyed, but in the bush, in the trees, that belongs to Syria. And that's, by the way, no man's land. That's the United Nations base over here. And all the mountains you see in the distance, it all belongs to Syria. The hill that you see over there, that's called the Chief of Staff bunker. In between this hill and another hill that I will be able to show from the top, this is where the biggest tank battle in the world took place. It looks tranquility, peaceful and everything. You don't believe what happened. तो 1967 में गोलान हाइट्स पे कब्ज़े के बाद ये इलाका इसराइल के कब्ज़े में है। शाम कहता है कि ये इलाका उसका है, तो बहरहाल ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन इसके बावजूद 1967 के बाद से अब तक ये इलाका इसराइल के कब्ज़े में है। तो गोलान हाइट्स पे कब्ज़े के बाद यहाँ पे यहूदी आबादकारी भी हुई और इसके अलावा यहाँ पे एक और फ़िरका भी रहता है जिसको द्रूज़ कहते हैं। द्रूज़ कम्युनिटी, इनके नाम वगैरह मुसलमानों जैसे होते हैं लेकिन इनका अकीदा क्या है वो मुझे पता नहीं है। फ़लस्तीनी इनके बारे में कहते थे कि ये मुसलमानों जैसे हैं, लेकिन हम इनको मुसलमान नहीं मानते क्योंकि इनके अकायद में फ़र्क है। हमें जगह जगह पे रिडंडेंट खाली पुराने बंकर देखने को मिले और ये भी वैसा ही एक बंकर है जो कि माजी में इस्तेमाल होता रहा। गोलान हाइट्स पे इसराइल ने 1967 में कब्ज़ा किया और 1981 में इसराइल ने इसको बाकायदा अपना हिस्सा करार दे दिया, लेकिन आलमी सतह पे इसको इसराइल का हिस्सा तस्लीम नहीं किया जाता। अब ये सामने एक बड़ा रिडंडेंट बंकर नज़र आ रहा है और ये एक काफ़ी ऊंचे और अच्छे पॉइंट पे है। इस इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज भी तैनात है और ये सामने एक ऑस्ट्रेलियन खातून फ़ौजी और फिनलैंड का मर्द फ़ौजी हैं। हम में से अक्सर दोस्तों ने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ द स्पाई देख रखी है। इस वेब सीरीज़ में एली कोहन सीरियन आर्मी ऑफिसर माजी के साथ गोलान हाइट्स पे आता है। तो गोलान हाइट्स का वो सीन आपको याद होगा और उन्हीं गोलान हाइट्स पे आज मैं खड़ा हुआ हूँ। ये असली एली कोहन की तस्वीर है जब वो सीरियन आर्मी ऑफिसर माजी के साथ गोलान हाइट्स में आया था। एली कोहन दरमियान वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ऊंचाई से गोलान हाइट्स का मंजर कैसा लगता है और उसके बाद मैं आपको सीरियन आर्मी के उस वक्त के 1967 से पहले के बंकर दिखाता हूं। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये जितना ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा इसराइल के अंडर है और जो सामने वो पानी के ज़खायर नज़र आ रहे हैं
और जो ग्रीनरी से बाहर वाला एरिया है वो शाम का हिस्सा है, सीरिया का हिस्सा है। בגלל הטורבינות, אני אומרת. ये वो इलाका है जो कि स्ट्रेटेजिकली शाम और इसराइल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहम था। इस इलाके के लिए कई दफ़ा जंगें हुई हैं, कई दफ़ा लड़ाइयाँ हुई हैं। 1967 की जंग में इसराइल ने शाम से ये इलाका छीन लिया था। 1967 से पहले ये इलाका शाम के पास था। 1973 में शाम की फ़ौज भरपूर तैयारी के साथ आई थी और उनकी पूरी कोशिश ये थी कि इस इलाके को वापस हासिल किया जाए। बहुत लड़ाई हुई थी और उसके बाद आखिर में इसराइल इस इलाके को बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन इस इलाके को बचाने के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ी थी। तो दोस्तों, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे सीरियन आर्मी का वो पुराने ज़माने का बंकर है। तो चलें वो बंकर देखते हैं। ये देखें जी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल इसके नीचे ये बंकर है। ये लोग जिसके ऊपर चल रहे हैं उसके नीचे बंकर है और ये उनके पाथवेज हैं। हमारा गाइड हमें बता रहा था कि 1973 में यहाँ पे जंग कैसे हुई थी और इस्राएली फ़ौज ने किस तरह से क्या क्या स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल की थी। हमारा गाइड खुद उस वक्त 23 साल का था और उसने इस जंग में इसी महाज पे हिस्सा लिया था। उसको सारी बातें अपनी याद थी कि हम कैसे कैसे लड़े थे। Like F-35. 5 minutes to 2, exactly 5 minutes to 2. I have to salute the Syrian army times, and you can see everything like this. If we will be alert over there, and if we will know that this is not a maneuvering, that they're really planning and planning and planning, the war will never ended up or started the way it started. You understand? Third of their planes. If we had 300, all the new, we lost 100 planes. You understand what does that mean? Israeli Air Force is nothing without, without Israeli Air Force, Israel cannot win a war. Because the numbers is 1 to 20. And on the ground, 1 to 20. Tanks, artillery, infantry, nothing to do. These special units. From my self-experience, I was dropped with General Mofaz, 84 kilometers deep in Syria, to blow up the bridge and to blow up artillery batteries. Wow, that was nice. And the helicopters couldn't land. The helicopters were far. And this was, I think, about an hour that my heart was working very, very hard. I said, this is it. I'm going to spend with my 54 soldiers in the helicopter. I'm going to spend Heritage 77. It's amazing. He had last 14. The soldiers were scared. What are they going to do? He said, I beg you once in my life. I never beg it from you. Go into the pita bread position and shoot the last ammunition that you have. And after 5 minutes that they were, they went and they showed them on the other side. The Syrians are sitting. I don't have to tell you in details what's happening today. The bunker is 10 times bigger. The bunker is protected. And the soldiers are alpinistic soldiers. ये जो बिल्कुल सामने आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो लिबनान है। तो यहाँ पे लिबनान की सरहद भी इसराइल से मिल रही है। तो दोस्तों, मेरे साथ ज़्यादातर अमेरिकन टूरिस्ट थे, अमेरिकन फैमिलीज़ थी। एक मैं पाकिस्तानी था, एक कपल ब्राज़ील से था और एक अंकल कोई चीनी मीनी या पता नहीं जापानी लग रहे थे मुझे। तो एक स्टॉप से एक अमेरिकन आंटी को पिक किया। आंटी भी क्या, माई थी वो, कोई 70-80 साल उनकी उम्र होगी, लेकिन इंतहाई स्मार्ट, अच्छी उन्होंने ड्रेसिंग की हो और मेकअप भी किया हो। तो यकीन करें कि वो खातून, वो माई खातून, कि वो खातून 70-80 साल की उम्र में भी अच्छी खासी पुरकशिश लग रही थी। और जो हमारा 72 साल बुढ़ा यहूदी गाइड था और जो हमारा 72 साल
बुड्ढा यहूदी गाइड था वो भी उसके साथ ज़्यादा फ्री हो रहा था। एक तो उससे उसका वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रख रहा हो और फिर उससे पूछता कि भाई तुम्हारा आज हस्बैंड कहाँ पे है, तो उसने आगे से बताया कि जी मेरा हस्बैंड जेरूसलम में काम से गया हुआ है। तो बुड्ढा उसके साथ फ्री हो रहा था, सिगी भी होती उम्र दी। वैसे माई चंगी अमीर लग रही थी, चंगी अमीर, और उसका रहन सहन हर चीज़ से वो बड़ी एक पुरकशिश लग रही थी। This way, over there. You see the finger? Finger of the Galilee? Here's Methuselah. Have you been in Methuselah? Not yet. What do you mean? When you with the enemy, they will be over there. Now, I don't have to tell you who are our neighbors, okay? But you cannot choose your neighbors. This is what we have. Got it? जी, ये मैं मोर्चे में खड़ा हूँ और मेरे सामने बिल्कुल इजरायली आबादी है। तो सोचें जिस ज़माने में ये सीरिया के पास होगी इनको कैसा एडवांटेज होता होगा। यहाँ से बिल्कुल सीधा बिल्कुल आसान टारगेट सामने वाली आबादी नज़र आ रही है। You understand? Children are growing up over here in this kibbutz, facing the Syrians. तो जी ये सीरियन आर्मी का टैंक था, पुराना रिडंडेंट, जो इन्होंने कैप्चर किया होगा। खैर कैप्चर इस साइड वाले भी करते हैं, उस साइड वाले भी करते हैं, तो ये कोई पैमाना नहीं है कि कौन जीता। पैमाना ये है कि ये इलाका इस वक्त किसके पास है। तो दोस्तों एंड में कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन से पहले मैं आपको बता दूं कि 1948 में इसराइल बना। उर्दन, शाम, लिबनान, मिस्र सारे मिलके उन्होंने पै गए। वो भी इतना चिचड़ मुल्क है, वो इनसे हारा नहीं, उल्टा उसने मज़ीद इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद इनकी आपस में खिटपिट चलती रही, इनकी मुखालफतबाजी, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करना, ये सब चलता रहा।
गालिबन 62-63 में भी इनकी कोई जंग हुई थी। 1967 में इसराइल ने पहल की, उसने पहले अटैक किया और 6 दिन के अंदर उसने उर्दन, मिस्र और शाम तीनों को हरा दिया। 1973 में अरब ममालिक ने शाम और मिस्र ने भरपूर तैयारी की। उनका मकसद ये था कि हम 1967 में होने वाली शिकस्त का बदला लें। 1973 में जिस दिन यहूदियों का योम कपूर था, यानी उनकी ईद का दिन था, उसकी सुबह मिस्र ने इसराइल पे हमला किया। एक बार फिर लड़ाई हुई, दोनों तरफ का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जो पोजीशंस जहां थीं वो वहीं की वहीं रहीं। 1967 में इसराइल ने ना सिर्फ शाम के गोलान हाइट्स पे कब्जा किया, बल्कि इसराइल के साइनाई पेनिनसुला या साइनाई डेजर्ट पे भी कब्जा कर लिया। अब अगर आप नक्शे में साइनाई डेजर्ट का रकबा देखें तो वो मौजूदा इसराइल से कोई 3 या 4 गुना ज़्यादा है, और उसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस इस लिहाज से है कि इस दुनिया की अहम तरीन गुजरगाह नहर सुइज़ वहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों, आखिर में फिर हुआ क्या? आखिर में हुआ ये कि 1982 में मिस्र ने इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात किए। मिस्र की तरफ से अनवर सादात ने मुज़ाकरात किए और ये मुज़ाकरात कामयाब हुए। इनके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान अमन और सफारती ताल्लुकात कायम हुए और इसराइल ने पूरा साइनाई डेजर्ट मिस्र को वापस कर दिया। उर्दन और इसराइल के दरमियान भी सुलह सफाई हो गई। उर्दन के शाह ने इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात किए जो कि कामयाब हुए। उर्दन और इसराइल के भी आपस में सफारती ताल्लुकात हैं और उनके दरमियान भी देरपा अमन कायम है। आखिरी मुल्क रह गया शाम। 1973 की जंग के बाद मौजूदा सदर बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद सदर थे। हाफिजुल असद ने इसराइल के साथ सीज़ फायर किया और यहूदी भी इस बात को मानते हैं, ख़ास तौर पर हमारा जो गाइड था जो कि पक्का यहूदी था, वो कहता था कि हमारी नज़र में हाफिजुल असद बहुत जालिम इंसान था, लेकिन एक बात है कि वो अपनी ज़बान का पक्का था। कहता उसने जब हमसे वादा किया कि सीज़ फायर है तो उसने सीज़ फायर पे अमल करके दिखाया। 22 साल तक उस बॉर्डर पे एक गोली नहीं चली। तो दोस्तों, आखिर में बात यह है, जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे हल करना चाहिए। जंग ज़्यादातर केसेस में हल नहीं होती। जंग बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टांसेस होते हैं जब जंग हल हो, वरना मुज़ाकरात कुछ दो कुछ लो, अमन की बात लॉन्ग टर्म में यही कामयाबी है। शुक्रिया। तो दोस्तों, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वापसी पे ये बाबा जी हमें अपने कोई सदियों पुराने यहूदी इबादत का सिनागॉग में टूर करवाने ले आए। They built up another etage for the women. That's why there have to be a total separation between men and women. And 4 pomegranates, I told you the most important. I promised to complete for you the 7 species. What are the 7 species? 7 species of Wheat and barley is 6. Where's the 7th one? Guys, olives we say, dates we say, figs we say, pomegranate we say. That's 4. They have to be a nut. Grapes. ये बाबा मुझसे पूछ रहा था कि बाइबल में 7 स्पीशीज़ कौन सी हैं। वो स्पीशीज़ खाने की थी, उसके अंदर जैतून का जिक्र था, उसके अंदर खजूरों का जिक्र था, अंगूरों का जिक्र था और शायद गंदम वगैरह का जिक्र था। बई ना मैं कभी बाइबल पढ़ी, ना मैंने ਉਹਦਾ कोई पता है, ना कोई मेरा लेना देना। मेरे को लोग क्यों पूछ रहे हैं कि भाई बाइबल में केड़ी स्पीशीज़ थी। अच्छा जी, ये टूर था, ये कोई और टूर था और ये बैठ के कोई यहूदियों की स्पीशीज़ जो थे ये सुन रहे थे। वैन चंगी मज़े की थी, इंतहाई उसका तेज़ एसी और सारे चार्जिंग पोर्ट्स काम कर रहे थे। सुबह सुबह बगैर नाश्ते के निकले थे और फिर बीच में कॉफ़ी और
वो क्रोइसेंट वगैरह लेके खाए। तो अब हो गया टाइम लंच का, और ये मुझे लगता है ये चाचा जी ना हमें लेके आए हैं किसी पक्के यहूदी रेस्टोरेंट में। तो चलें देखते हैं चल के। लंच में मेरे ख्याल से वही शावरमा वगैरह होगा, वही मेडिटेरियन फूड है, और मेरे ख्याल से हम वही खाएंगे। अच्छा जी, मैं इसको रेस्टोरेंट समझ रहा था, लेकिन असल में ये जैतून की एक फैक्ट्री सी थी। तो उसकी कैंटीन थी, उसमें ये बाबा जी की कोई जानने वाली खातून थी, वो होममेड लंच हमारे लिए बना के लाई थी, और मुझे वो लंच काफ़ी मज़े का लगा था। 4-5 किस्म की चीज़ें थी। तो जी ये देखें, ये इसमें रोटी टाइप चीज़ है, सैलड है, वो मसर की दाल है, और सबसे मज़े के चावल हैं। चावल थे, उसके अंदर सब्जियां और चिकन वगैरह था। तो इतनी सख्त भूख लगी हुई थी कि उसमें ये खाने का बहुत मज़ा आया। ये चावल दिखने में कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं लग रहे, ज़ाहिरी बात है हमारे बासमती चावल का तो फिर मुकाबला नहीं है ना, लेकिन ये चावल जायके में ठीक थे। तो जी अच्छी तरह खाना वगैरह खा लिया, और जान में जान आई। जी अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, और पहले हम वैन में थे, लेकिन उन्होंने एक स्पॉट पे आके हमें बस में बिठा दिया है। अब ये बस जाएगी तल अवीव। थकन से मेरी बुरी हालत हो रही है, लेकिन मुझे आज शाम ही यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस जाना है। तो प्लान ये है कि तो अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तल अवीव, और तल अवीव पहुँच के मैं अपने हॉस्टल जाऊँगा, वहाँ से अपना सामान उठाऊँगा। और मैं देख रहा था कि मुझे अपनी जर्नी कैसे प्लान करनी है। तल अवीव में हॉस्टल पहुँच के अपना सामान उठाऊँगा, वहाँ से बस पे बैठ के स्टेशन जाऊँगा, स्टेशन से ट्रेन लेके तल अवीव से यरूशलेम, और फिर यरूशलेम स्टेशन से आगे एक और बस लेके मैं अपने हॉस्टल पहुँचूँगा। जो हॉस्टल मैंने बुक किया उसका नाम है स्टे इन, और booking.com और हॉस्टल वर्ल्ड, वहाँ पे उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। तो उम्मीद है कि वहाँ पे अच्छा स्टे होगा। वैसे सच्ची बात बताऊँ, सिंगल रूम या डबल रूम में रहने का मज़ा अलग आता है। Stays on. दोस्तों, इसराइल ज़राअत के शोबे में बहुत काम कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ये सारा इलाका सहराई था, और आप पूरे रास्ते पे देख सकते हैं कि इन्होंने पूरी जान मार के यहाँ पे फसलें वगैरह उगाई हुई हैं। पानी की इनके पास शॉर्टेज है, और अगर हमारे से देखा जाए, हमारी निस्बत तो इनके पास बहुत ही थोड़ा पानी है, लेकिन ये उस पानी का एक एक कतरा बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। इसराइल ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया था। इस सिस्टम की मदद से ज़रई शोबे में पानी का इंतहाई एफिशिएंट इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यूरोप और यूके की मार्केट में इसराइल से दरामद की गई सब्जियां और फल मार्केट्स में आम दस्तयाब हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये इस्राएली मुसलमानों की आबादी है। तो इनकी आबादियों में मस्जिदों के मीनार भी नज़र आते हैं। तो हम तल अवीव पहुँच गए, और अब हम शहर में दाखिल हो रहे हैं।
गोलान हाइट्स से वापसी हो चुकी है और मैं आते ही सीधा मैं गया हूँ अपने हॉस्टल। वहाँ से मैंने अपना सामान उठाया है और गूगल पे चेक किया है। गूगल मुझे बता रहा था कि लोकल बस लो और बस स्टेशन पहुँचो और बस स्टेशन से बस मिलेगी जेरूसलम की। मेरी तरजीह तो ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन कोई अभी लेट जाएगी, तो जा रहे हैं जेरूसलम। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, अगरचे बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वहाँ जाएंगे, तीनों मज़ाहिब के जो मुक़द्दस मकामात हैं उन सबको देखेंगे। सारे दिन की थकावट हुई है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं जेरूसलम जा रहा हूँ। इस दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं उनमें से 2/3 अक्सरियत के लिए जेरूसलम का शहर मुक़द्दस है, तो इसलिए वहाँ जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो जी अभी बस के जाने में 8 मिनट का वक्त है, बस अभी आई नहीं है, तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ। तो मेरा अंदाज़ा है कि जेरूसलम का शहर जो है वो मजहबी होगा। जो तल अवीव है ये तो काफ़ी मुख्तलिफ था। तल अवीव बहुत लिबरल, बहुत सेकुलर सिटी है। तल अवीव की तो मैं कुड़ियाँ देख के हैरान रह गया हूँ। सोशल मीडिया पे देखते थे, हमारे लड़के इनको देख के आहें भरते थे कि जी इसराइली लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। वो तो जब इधर आए हैं तो आके देखा है, वो तो सोशल मीडिया पे जितना शोर मचता है उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं। एक तो इंतहाई खूबसूरत इसराइली कुड़ियाँ और ऊपर से गर्मी का मौसम और उनके इंतहाई छोटे छोटे कपड़े, हॉट। ओए होए। मैं कहना कोई पाकिस्तानी मुंडा इतने आ जाए वो तो इन्होंने देख के फुड़क के मर जाएगा। तो और जो बाकी इनके लड़के हैं उनको भी मैंने देखा एक्सरसाइजें, एक से एक सख्त एक्सरसाइजिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, सब भी जॉगिंग करते हैं। और एक्सरसाइज का मैंने देखा है कि एक्सरसाइज का इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा रुझान है। तो ये तो बड़ा एक तो ठीक है जी, बस आ गई है और अब इसमें बैठने की तैयारी करते हैं हम। इस बस में जाना है। लो जी, सफ़र शुरू हो गया है। तल अवीव से जेरूसलम का सफ़र सिर्फ 50 किलोमीटर है, सिर्फ 50 किलोमीटर। आराम से 45 मिनट 50 मिनट में ये सफ़र मुकम्मल हो जाएगा। तो जी पहुंच गए हैं जेरूसलम और अभी सबसे पहले पेट पूजा करते हैं और कुछ खाना पीना करके फिर हम अपने हॉस्टल जाते हैं। तो मैं तो शावरमा खा के बहुत तंग आ गया हूँ, तो आज कुछ बर्गर वगैरह ट्राई करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं इस बस स्टेशन पे। तो जी यहाँ पे एक सबवे जैसा रेस्टोरेंट में नज़र आया है, न्यू दिल्ली इसका नाम है। तो मैं यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है चिकन सैंडविच, साथ में फ्राइज़ और साथ में ड्रिंक। तो जी खाना आ गया और अब ज़रा चेक करते हैं कि खाना है कैसा। वाह जी वाह, ऐसे प्राइस खाने के लिए मैं तरस गया था। अब आएगा मज़ा। और साथ में सैंडविच है और कोक है। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फिलिंग है और बाकी इन्होंने पूरा स्टाइल जो है वो बिल्कुल सबवे वाला कॉपी किया है। इवन जो कलर्स हैं वो भी सबवे वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज के वीलॉग का मैं एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जेरूसलम के वीलॉग के साथ हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।